मेरा नाम विकास खराड़कर है। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ। मैं खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश से हूँ। 2013 में मुझे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है। मैं एक इंटरनेशनल कोच भी हूँ। और आज हम जो टॉपिक जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में। परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से हमारा तात्पर्य ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े खेलों से है। जब हम इन खेलों में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो हमें अच्छे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। और अच्छे खिलाड़ियों की कैसे पहचान हो, ये आज हमारा टॉपिक है। ये हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट एकेडमीज और वो लोग जो परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में काम करते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, खेल प्रतिभा पहचान का परिचय। इस मॉड्यूल में आप स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की परिभाषा, इसकी गोल्डन एज और विभिन्न खेलों के लिए सही उम्र के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 2, प्रतिभा चयन प्रक्रिया के चरण। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि कैसे एक बड़ा टैलेंट पूल बनाया जाता है और फिर इनिशियल स्क्रीनिंग और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्टिंग के माध्यम से सही प्रतिभा को चुना जाता है। मॉड्यूल 3, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, LTAD मॉडल। इस मॉड्यूल में आप कनाडा द्वारा विकसित लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट यानी LTAD मॉडल और इसके शुरुआती चरणों जैसे एक्टिव स्टार्ट और फंडामेंटल को समझेंगे। मॉड्यूल 4, वैश्विक मॉडल, FTEM और टैलेंट ट्रांसफर। इस मॉड्यूल में आप FTEM जैसे वैश्विक मॉडल के फाउंडेशन से मास्टरी तक के विभिन्न चरणों और टैलेंट ट्रांसफर की अवधारणा को जानेंगे। मॉड्यूल 5, शारीरिक और मेडिकल परीक्षण। इस मॉड्यूल में आप स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जैसे शारीरिक गुणों को मापने वाले महत्वपूर्ण फिजिकल टेस्ट्स जैसे 30 मीटर डैश और यो-यो टेस्ट के बारे में सीखेंगे। मॉड्यूल 6, भारत में प्रतिभा पोषण और सफलता की कहानियां। इस मॉड्यूल में आप भारत में प्रतिभा को नर्चर करने के महत्व, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं और राज्य अकादमियों की भूमिका के बारे में जानेंगे। स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ये एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम सही उम्र में, सही खेल में सही खिलाड़ी का चयन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को हम आगे लेके जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमको किस एज में स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। तो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जो गोल्डन एज है वो 8 से लेके 16 वर्ष की आयु के बीच में होती है। कई सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो लेट मैच्योर होते हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स अर्ली मैच्योर होते हैं। मेरा अर्ली मैच्योर शब्द से तात्पर्य ये है कि ऐसे खेल जिनमें ओलंपिक लेवल तक जो पदक है वो कम आयु में प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक और डाइविंग, जहाँ पर 16 साल के बाद ही हम देख लेते हैं कि ओलंपिक मेडलिस्ट हमको मिल जाते हैं। लेट मैच्योर ऐसे गेम है जिनमें हम थोड़ा सा डिले कर ओलंपिक मेडलिस्ट मिल पाते हैं। फॉर एग्जांपल शूटिंग, एथलेटिक्स और बहुत सारे ऐसे खेल जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं लेट मैच्योर की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर खिलाड़ी जो है थोड़ी सी एज 25 के आसपास और 25 से 28 साल की एज में जाकर ओलंपिक मेडल लेते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के उद्देश्यों को हम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य है, वो ये कि छुपी हुई प्रतिभा को हमको निकालना होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें स्पोर्ट्स का टैलेंट होता है लेकिन वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, उन प्रतिभाओं को सही मंच नहीं मिल पाता। तो ये इसका पहला उद्देश्य है कि जहाँ पर हम छुपी हुई प्रतिभा को हम निखार सकें और उनको हम पहचान सकें। सही खेल का चुनाव ये भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का एक मुख्य उद्देश्य है। और ये देखा गया है कि खिलाड़ी जो होता है, जो उसके घर के पास होता है, कई बार वो खेल प्रारंभ कर देता है और जब वो कुछ समय बिता देता है तब उसको एहसास होता है कि उसने गलत खेल चुन लिया। वो गलत खेल चुनने के कारण कई बार वो उस लेवल की सक्सेस नहीं ले पाता है। इसीलिए सही खेल का चुनाव करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सही खेल का चुनाव करना चाहते हैं तो उसमें हमारे मसल फाइबर्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो हमारे मसल फाइबर्स हैं उसमें दो मुख्य प्रकार के मसल फाइबर्स जिनको हम देखते हैं खेलों के लिए,
एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर और दूसरा स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो होते हैं वो ऐसे खेलों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जहाँ पर स्पीड बहुत मायने रखती है, जहाँ पर बहुत तेजी से एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्प्रिंटिंग, ऐसे खेल जो है अगर हम देखें तो साइंटिफिकली अगर बोले तो इन खेलों के लिए जो एथलीट हैं वो बाय बोर्न पैदा होते हैं। इन खेलों के जो एथलीट हैं उनको जेनेटिक रूप से मिला होता है अपने फॉर पेरेंट्स और पेरेंट्स से कि वो इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो ऐसे खेल जिनमें स्पीड इन्वॉल्व है वहाँ पर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का बड़ा रोल है। और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहाँ पर स्लो ट्विच फाइबर्स अहम रोल पैदा करते हैं। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जितने भी हैं उनमें खिलाड़ियों के लिए ये सूटेबल होते हैं। तो ये हम कैसे पहचान करें? तो इसके लिए मसल बायोप्सी एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हमको ये मालूम पड़ता है कि किसी खिलाड़ी में या किसी इंडिविजुअल में कौन से मसल फाइबर प्रिडोमिनेंट है। तो उनकी मसल फाइबर के हिसाब से खेलों का चयन हम कर सकते हैं। अगर हम सही खेल का चयन करते हैं तो सक्सेस का रेट काफ़ी हाई हो जाता है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम जो लगने वाले संसाधन हैं और जो लगने वाला पैसा है जो कि हम खिलाड़ी के पर इन्वेस्ट करते हैं उससे कैसे हम ऑप्टिमल यूज़ कर सकें। तो जब हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम सही खिलाड़ी का चयन करते हैं। अगर हम गलत खिलाड़ी का चयन करेंगे तो वो खिलाड़ी आगे जाकर जब सक्सेस नहीं होता है तो वो पैसा बर्बाद होता है। तो इसीलिए ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है उसमें हम खिलाड़ी का जब हम चयन करते हैं, सही खिलाड़ी का चयन करते हैं तो पैसे की बचत होती है। इसका एक और उद्देश्य है जिसको हम और विस्तार से समझना चाहते हैं। हम जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को ले जाने के लिए करते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ी को चयन करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनकी पहचान करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि खेल प्रतिभा पहचान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सही उम्र में सही खिलाड़ी को चुनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग चरण होते हैं। इसमें जो पहला चरण है सबसे पहले टैलेंट पूल क्रिएशन। जब हम प्रतिभा चयन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे कहाँ से आएंगे और उसके लिए क्या पूल क्रिएट होगा। तो फॉर एग्जांपल जब हम टैलेंट सर्च करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूली बच्चे हमारा टारगेट होते हैं, कॉलेज के बच्चे हमारा टारगेट होते हैं, ओपन चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे हमारा टारगेट होते हैं। कई सारी ऐसी स्पर्धाएं होती हैं जो लोकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेली जाती है। उनके माध्यम से हम खिलाड़ियों को की प्रतिभा को परखते हैं और उनको उस पूल के अंदर लेकर आते हैं। कई बार हम ऐसी दूर दराज की जो प्रतिभाएं हैं उन तक अगर कोई टूर्नामेंट नहीं पहुंच पाते तो हम विज्ञापन के माध्यम से उनको बताते हैं कि हम टैलेंट सर्च करने जा रहे हैं इन तिथियों में, और हम उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो दूर दराज के गाँव की प्रतिभा है, उन तक हम विज्ञापन के माध्यम से भी पहुंच पाते हैं। हमारी इनिशियल स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल पैरामीटर्स को परखना। तो फिजिकल पैरामीटर में हम इनिशियली सबसे पहले देखते हैं उस खिलाड़ी की पेरेंट्स की क्या हाइट है। पेरेंट्स की हाइट से ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो खिलाड़ी कितनी हाइट तक जाएगा। तो हमें पेरेंट्स की हाइट अगर पता होती है तो एक प्रिडिक्शन में मदद मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ हम जब खिलाड़ी की स्क्रीनिंग करने जाते हैं तो उसकी हाइट, वेट, BMI इसको हम जांचते हैं और उनके जो बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासतौर से जनरल फिटनेस है, उसमें उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, ये सारी एबिलिटीज को हम इनिशियल स्क्रीनिंग में परखते हैं। जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्टिंग। तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्टिंग भी प्रतिभा चयन का एक अभिन्न अंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में हम खिलाड़ी की स्प्रिंटिंग को देखते हैं, उनका एंड्योरेंस देखते हैं। अगर हम बात करें हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में तो हम देखते हैं खिलाड़ी की एजिलिटी कैसी है। हम शूटिंग जैसे खेल की बात करें तो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनका फोकस कैसा है, ये परखते हैं। अगर हम जिम्नास्टिक की बात करें तो उसमें हम बैलेंस देखते हैं। तो ऐसे हर खेल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हम पहले उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि सूट करते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्किल टेस्टिंग करते हैं। तो हर गेम के अपने अपने अलग अलग स्किल टेस्ट होते हैं। उसमें हम टेस्टिंग के बाद ये पता कर पाते हैं कि वो खिलाड़ी उस खेल के लिए कितना सूटेबल है। प्रतिभा चयन में हम न केवल
फिजिकल स्ट्रेंथ को परखते हैं, ना केवल स्किल को देखते हैं बल्कि हम उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी परखते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम देखते हैं कि सभी विश्व स्तरीय खिलाड़ी जब एकजुट होते हैं तो जो मानसिक रूप से सक्षम खिलाड़ी होता है, जो दबाव में नहीं आता, वो अच्छा प्रदर्शन करता है। तो हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को प्रतिभा चयन के इस फेज में परखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि खिलाड़ियों की सीखने की क्षमता कैसी है, वो दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं, उनका अनुशासन कैसा है, उनका आत्मविश्वास कैसा है और उनकी प्रतिस्पर्धा की मानसिकता कैसी है। तो ये सब चीज़ें हम मेंटल टेस्टिंग के माध्यम से समझते हैं। और जब टेस्टिंग करते हैं तो हमको इनिशियली उस खिलाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम पड़ता है, जो कि बाद में एक बड़े खिलाड़ी बनने में सहयोग करता है। जो अगला चरण है वो है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और डाटा एनालिसिस करना। तो जब खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में जाता है तो उस प्रतियोगिता में उनका क्या प्रदर्शन रहा, ये भी एक पैरामीटर होता है प्रतिभा चयन के लिए। उस खिलाड़ी ने कितना स्कोर करा, कितना इम्प्रूव करा, कोचेस की उनके बारे में क्या टिप्पणी है, डेटा उनके बारे में क्या कहता है, ये सब भी प्रतिभा चयन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उस खिलाड़ी में कितनी क्षमता है इम्प्रूव करने की, क्या टेक्निक है, ये सब चीज़ों के डेटा जो है हम ट्रैक करते हैं। इसके साथ साथ हम उनके फिटनेस के डेटा को भी ट्रैक करते हैं कि उनकी फिटनेस का लेवल किस लेवल पे जा रहा है। तो जहाँ पर भी कमियां होती है हम बाद में सुधार करते हैं, लेकिन जब हम इनिशियल टेस्ट किसी को प्रतिभा चयन के अंतर्गत लेकर आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो खिलाड़ी जो है वो प्रतियोगिताओं में और डेटा में किस तरह का खिलाड़ी दिख रहा है। अगर वो खिलाड़ी प्रोग्रेसिव दिखता है तो निश्चित ही पहचान में मदद मिलती है। सबसे अंतिम चरण जो है, जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं किसी को तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान में डालते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान के माध्यम से हम खिलाड़ी को एक अवसर प्रदान करते हैं जहां पर वो एक बेहतर खिलाड़ी बन सके। ये जो प्रक्रिया है इसमें खिलाड़ी के लिए सबसे पहले प्रतिभा पहचान करने के बाद उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है और उनको अनुभवी कोचेस के अंडर में लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत डालते हैं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण देते हैं और उनके एजुकेशन स्पोर्ट्स दोनों के बैलेंस को हम निर्धारित करते हैं। तो प्रतिभा चयन का जो अंतिम चरण है उसमें हम लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान में डालते हैं, जिसको हम अभी विस्तार से और समझाएंगे। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्रतिभा चयन की प्रक्रिया टैलेंट पूल बनाने से लेकर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक टेस्टिंग के माध्यम से खिलाड़ी को लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान में शामिल करने तक कई चरणों में पूरी होती है। हम इस सेगमेंट में ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रतिभा चयन कार्यक्रम है उसमें विश्व में क्या प्रैक्टिसेस प्रचलन में है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में खेलो इंडिया जो स्कीम है उसके तहत खिलाड़ियों की पहचान और उनको नरिशिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान ये एक प्लान है जो कनाडा ने पूरे विश्व को दिया था। इस में हम सिस्टमेटिक रूप से खिलाड़ी की जर्नी को कैसे और लॉन्ग टर्म के थ्रू लगभग 10 साल की ट्रेनिंग के बाद हम ओलंपिक लेवल पे कैसे लेके जाएं, इसमें इसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिलती है। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान के अलग अलग चरण हैं। जो पहला चरण होता है वो होता है एक्टिव स्टार्ट। इसमें जब बच्चा पैदा होता है तब से 6 साल तक की उम्र को हम एक्टिव स्टार्ट की श्रेणी में रखते हैं। इसमें उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो 6 साल की एज तक आते आते किसी भी खिलाड़ी का या व्यक्ति का सबसे पहले जो फर्स्ट बॉडी चेंज है वो 4 से 6 साल की उम्र में हो जाता है। तो जब फर्स्ट बॉडी चेंज होता है तब तक हमारे जो टोटल अगर देखें तो हमारा ब्रेन जो है 90% से ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो इसमें हम इस बात की तरफ ज़्यादा गौर करते हैं कि इस फेज में खिलाड़ी जो है एक्टिव रहे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्लान का जो दूसरा फेज है वो है फंडामेंटल का। फंडामेंटल का मतलब है किसी भी चीज़ के बेसिक को सीखना। तो जब 6 साल से लेके हमारा एथलीट आगे बढ़ता है तो 6 से 9 साल की जो उम्र है वो फंडामेंटल की एज कहलाती है। इस एज में हम अलग अलग खेलों में अपने खिलाड़ी को अलग अलग खेलों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस एज में खिलाड़ी विभिन्न खेलों को खेलता है और उनकी बारीकियों को सीखता है। इसमें हम
पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को इसमें टारगेट नहीं करते हैं, इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स उनको खेलने का मौका मिलता है इस फंडामेंटल की एज में जाने के बाद, जहाँ पर आप देखते हैं कि खिलाड़ी जब 6 से 9 साल की एज में होता है तो उसका फर्स्ट बॉडी चेंज लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। उसकी सीखने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस वक्त चूँकि कोई बॉडी चेंज नहीं होता है, तो अगर हम बात करें तो लर्निंग के लिए एक बहुत ही सूटेबल एज है, जहाँ पर खिलाड़ी बहुत ही अच्छे से जो भी उसको सिखाया जाता है वो लर्न कर पाता है। ये लेकिन न केवल खिलाड़ी के लिए बल्कि और आम जन के लिए भी ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ के किसी भी स्पैन में हैं और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो 6 से 9 साल की आयु और बल्कि उसके भी ऊपर हम 12, जब तक हमारा सेकंड बॉडी चेंज नहीं होता है तब तक हमारी लर्निंग जो है जीवन के किसी भी स्पैन से सबसे फास्ट होती है। तो 6 साल से 9 साल की एज में हम अलग अलग खेलों को खेलते हैं और उसके बाद हम जब अलग अलग खेलों को खेलने के बाद ये देखते हैं कि ये खेल हमारे लिए सूटेबल है, इस एज में हम खेल का भी चयन कर लेते हैं, तो हम उस खेल के बेसिक फंडामेंटल सीखने लगते हैं। बेसिक फंडामेंटल में हम उसके जो बहुत ही प्रारंभिक चरण है जिसमें हम खेल की जो बारीकियां हैं, जो उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स है, उनको हम लर्न करते हैं। इसका जो अगला फेज है उसका नाम है लर्न टू ट्रेन। लर्न टू ट्रेन मतलब इस एज में आने के बाद खिलाड़ी पूरी तरह सीखने के लिए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए रेडी होता है। इस एज में हम खेलों का चुनाव कर चुके होते हैं और उस खिलाड़ी को खेल की बारीकियां जो है विस्तार से बताने लगते हैं और खिलाड़ी जो है उन खेल की बारीकियों के फंडामेंटल्स को सीखता है और उसमें मास्टरी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। ट्रेन टू ट्रेन एक फेज है लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसमें हम 12 से 16 साल की एज की आयु के खिलाड़ियों को रखते हैं। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ऑलरेडी अपनी जो स्किल है उसको लर्न कर चुके होते हैं और वो अपने स्किल को बहुत मजबूत बनाते हैं। वो अब जो है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में खेलने लगते हैं और प्रतियोगिताओं के नज़दीक आ जाते हैं। तो ये जो स्पेस है जहाँ पर हम जो सीखे हुए खिलाड़ी हैं उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको खेल की बारीकियों के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी डालते हैं और कंपटीशन लाइक माहौल में लेकर आते हैं, जहां पर ये कंपटीशन की भावना को भी सीख पाते हैं। लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो अगला फेज है वो ट्रेन टू कॉम्पीट, ये होता है 16 से 18 वर्ष की आयु और यहाँ पर हम खिलाड़ी एक्चुअल कंपटीशन में आ जाते हैं और न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अब पार्टिसिपेट करने लगते हैं और ये इनका स्किल लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में वर्क करना सीख जाते हैं और इस फेज में हम देखते हैं कि वो नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। जो अगला फेज है वो है ट्रेन टू विन, जो कि 18 साल से चालू हो जाता है। यहाँ पर आकर खिलाड़ी ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट के लिए तैयार होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको अनुभव हो चुका होता है और वो अब पदक जीतने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। यहाँ पर खिलाड़ी का जो टोटल अगर हम देखें तो लेकर लगभग 12 साल का अनुभव हो जाता है। किसी भी ओलंपिक साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है और एक बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच है, जहाँ पर 10-12 साल की ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ी उस स्तर पे पहुँच जाता है जहाँ वो मास्टरी कर लेता है और ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में मेडल जीतने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो ये फेज है यहाँ पर कंपटीशन की भावना बहुत ऊपर होती है, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, यहाँ पर हर तरह का दबाव होता है, वो शारीरिक दबाव भी होता है, मानसिक दबाव भी होता है और कंपटीशन की भावना इसमें प्रबल होती है। LTAD प्लान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है, वो है एक्टिव फॉर लाइफ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस एथलीट बनने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उस लेवल पे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो पार्ट है एक्टिव फॉर लाइफ, ये जीवन भर चलती है, तो इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। कभी कभी खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है, कभी हेल्थ रीजन से, किसी न किसी कारण से खिलाड़ी खेल उस लेवल पे नहीं खेल पाता। तो आप देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है एक्टिव फॉर लाइफ, ये खिलाड़ी के जीवन में कभी भी आ जाता है। लेकिन जब हम ओलंपिक एथलीट की बात करें तो 35 साल 40 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जब खिलाड़ी खेल से, प्रोफेशनल खेल से विरक्त ले लेता है और वो अब अपनी एक लाइफस्टाइल की तरफ आ जाता है। इसमें कंपटीशन जो है और ट्रेनिंग जो है वो जीतने के लिए नहीं होकर लाइफ की स्किल के लिए होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है हर खिलाड़ी के जीवन में, जहाँ पर हम खिलाड़ी को पूरे लाइफ एक्टिव रहने के लिए प्रमोट करते हैं। ये हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ खिलाड़ी का एक कदम होता है
और ये आम जनता के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो खेलों से जुड़ते हैं और एक्टिव फॉर लाइफ करते हैं तो आप देखेंगे कि एक आम नागरिक भी जो जरूरी नहीं है प्रोफेशनल प्लेयर रहे, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट या LTAD मॉडल खिलाड़ी के विकास को जन्म से लेकर विशेषज्ञता तक विभिन्न आयु उपयुक्त चरणों में विभाजित करता है। विश्व भर में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का एक और मॉडल जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, शुरुआत इसकी ऑस्ट्रेलिया से हुई, लेकिन फीफा, ओलंपिक कमेटी जैसे लोग इस मॉडल को बहुत फॉलो करते हैं और इसके माध्यम से प्रतिभा चयन करते हैं। इस मॉडल का नाम है FTEM। यहाँ पर F से तात्पर्य है फाउंडेशन, जहाँ पर खिलाड़ी खेल की बुनियादी बातें सीखता है। टैलेंट इसका दूसरा फेज है, यहाँ पर हम खिलाड़ी की पहचान करते हैं। इसके 4 चरण हैं। इसमें सबसे पहला चरण जो है हम T1 के अंतर्गत खिलाड़ी की पहचान करते हैं। T2 के अंदर हम उसका विकास करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। T3 में वो इस लेवल पे लेकर आते हैं कि वो राष्ट्रीय टीम के हिस्से के करीब आ जाए, मतलब राष्ट्रीय टीम में आने के करीब आ जाए। और T4 में हम उसको एलीट एथलीट की तरह बना देते हैं, जहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद का जो फेज है वो E से एलीट है। एलीट में हम जो खिलाड़ी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभागिता के लिए तैयार कर देते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने लगते हैं, कंपटीशन फेज में आ जाते हैं। और आखिरी जो इसका पार्ट है वो है M का मतलब है मास्टरी। तो मास्टरी जब खिलाड़ी की हो जाती है तो वो लेजेंड बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर लेजेंड बन गए हैं, उन्होंने अपनी स्किल पे मास्टरी प्राप्त कर ली है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो फुटबॉल में मैराडोना ने अपने स्किल पे मास्टरी करी थी। अगर हम करंट में देखें तो मेसी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो स्किल लेवल है उस पर मास्टरी प्राप्त कर लिया। मैं FTEM को अगर संक्षिप्त में समराइज करूं तो F से फाउंडेशन, T से टैलेंट, E से एलीट और M से मास्टरी। तो ये जो फेजेस हैं वो हमारे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के FTEM का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रसिद्धि लेकर आ रहा है। इसमें सिस्टमेटिक रूप से खिलाड़ी को तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि ये बहुत रिजिड नहीं है, ये लीनियर लाइन में नहीं चलता। अगर कोई खिलाड़ी किसी पर्टिकुलर फेज में अच्छा नहीं करता तो वो नीचे आ जाता है और बाद में जब अच्छा करता है तो वापस उसका पार्ट बन जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जिसके थ्रू पूरे विश्व में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। जब लंदन ओलंपिक हुए तब यूके ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा जिसका नाम था टैलेंट ट्रांसफर। इसके पहले तक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट स्पॉटिंग, ये प्रोग्राम पूरे विश्व भर में प्रचलित थी। लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये पूरे विश्व में अपनी सुर्खियां बटोर रहे थे। लेकिन यूके ने जब टैलेंट ट्रांसफर लेकर आया तो उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में। टैलेंट ट्रांसफर जो टर्म है इसमें बेसिकली उन खिलाड़ियों को टारगेट किया जाता है जो किसी एक स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के बाद भी उतने सफल नहीं हुए। तो फॉर एग्जांपल यूके ने कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ियों को, कुछ वॉलीबॉल खिलाड़ियों को चयनित करा जो बास्केटबॉल वॉलीबॉल में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन खिलाड़ियों को रोइंग में डाला, वाटर स्पोर्ट्स के अलग अलग इवेंट्स में डाला और उन्होंने जब ट्रेनिंग करी सिस्टमेटिक रूप से तो ये पाया कि वो खिलाड़ी बास्केटबॉल में उतने सक्सेस नहीं हुए जितने वो रोइंग में हो गए या कयाकिंग के रोइंग में हो गए। तो इस टर्म को जब हम एक खेल से दूसरे खेल में लेके जाते हैं तो इसे टैलेंट ट्रांसफर करते हैं। जब टैलेंट ट्रांसफर करते हैं तो उसके और भी फायदे होते हैं। जब हम किसी खिलाड़ी को किसी अर्ली एज से अगर कोई गेम में डाल देते हैं तो उससे रिलेटेड इंजरीज बहुत होने लगती है और वो यही कारण है कि वो उस खेल में कई बार सक्सेस नहीं होता, कई बार बर्नआउट का शिकार हो जाता है, जिसके कारण भी हम देखते हैं कि खिलाड़ी उतना सक्सेस नहीं ले पाता है। तो ये जो प्रक्रिया है टैलेंट ट्रांसफर की, जिसमें हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कुछ साल मेहनत करने के बाद भी उतना सक्सेस नहीं हो रहा है, उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे खेल के लिए सुटेबल होते हैं, तो इसको बड़े साइंटिफिक तरीके से दूसरे खेल की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें वो खिलाड़ी अगर सक्सेस होता है तो इस तरह के पॉजिटिव ट्रांसफर को
टैलेंट ट्रांसफर टर्म के रूप में माना जाता है। यूके ने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने लंदन ओलंपिक्स से ज़्यादा जो पदक थे उन्होंने रियो ओलंपिक्स में जीते, और उसका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने टैलेंट ट्रांसफर पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम करा। तो आज हमने इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत ये बताने की कोशिश करी कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इसके माध्यम से कैसे हम प्रतिभा चयन कर सकते हैं। ये जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और ऐसी एकेडमीज जो परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पे काम करती है उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल है। आशा है आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एफटीएम मॉडल और टैलेंट ट्रांसफर जैसी वैश्विक रणनीतियां खिलाड़ी के विकास को समझने और उन्हें सबसे उपयुक्त खेल में दिशा देने में मदद करती हैं। जो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, इसका जो प्रोसेस है उसमें टेस्टिंग का बड़ा रोल है और इसमें फिजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल टेस्टिंग में हम नॉर्मली हाइट, वेट, बीएमआई तो करते हैं, इसके साथ साथ हम बॉडी कंपोजिशन, उनका स्पीड टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट और इसके अलावा एजिलिटी टेस्ट भी करते हैं। तो आजकल हमारे पास बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो ये टेस्टिंग करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईडोंग टेस्टिंग सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम ये टेस्ट कर पाते हैं। आईडोंग फिटनेस टेस्टिंग सिस्टम में 20 मिनट के कम समय में हम बॉडी कंपोजिशन, उनका हाइट, वेट, बीएमआई, उनका स्ट्रेंथ, उनका एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है हम इसको आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। जहाँ पर मशीनें नहीं है वहाँ पर कैसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाए, तो उसके लिए बहुत ही छोटे से इक्विपमेंट के साथ हम टेस्टिंग कर सकते हैं जो बहुत ही प्रचलित टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड के लिए हम 30 मीटर डैश का एक टेस्ट करते हैं जिसमें खिलाड़ी को 30 मीटर तक दौड़ना होता है और उसके बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि खिलाड़ी की स्पीड क्या आ रही है। तो जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसमें हम एक छोटा सा रन अप टाइम देते हैं और उसके बाद 30 मीटर तक खिलाड़ी उस स्पीड को मेंटेन करता है और 30 मीटर के बाद हम ये देखते हैं कि खिलाड़ी ने कितना समय लिया। इसके लिए हम बाकायदा फ्लैग लगाते हैं और स्टॉप वॉच से टाइमिंग देते हैं। उनके चेस्ट को हम मॉनिटर करते हैं कि उन्होंने कितनी जल्दी अपने चेस्ट को उस रेखा के पार करा। इस टेस्ट के माध्यम से हमको स्पीड के बारे में जानकारी मिल जाती है। एंड्योरेंस के लिए नॉर्मली जो टेस्टिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। बीप टेस्ट और योयो टेस्ट जो है वो बहुत ही प्रचलित है। बीप टेस्ट और योयो टेस्ट नॉर्मली इन टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में हम एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम को डालते हैं जिसके अंतर्गत जो अनट्रेन्ड खिलाड़ी हैं जब वो टेस्टिंग के लिए आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में शटल रनिंग करते हैं और इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। योयो टेस्ट में और बीप टेस्ट में केवल अंतर इतना है कि योयो टेस्ट में हम खिलाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं जिससे उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी लेवल तक जाता है। तो ये लेवल टेस्ट है, इसमें खिलाड़ियों की जो एंड्योरेंस है उसकी टेस्टिंग हो जाती है। इसका भी हम डिस्क्रिप्ट विवरण आपको देने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ के लिए बहुत अलग अलग टेस्टिंग होती है। नॉर्मली स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और ग्रिप टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम खिलाड़ी की स्ट्रेंथ के बारे में पता करते हैं। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में खिलाड़ी जो जंपिंग पिट है उसके बाहर खड़ा होता है और दोनों पैरों से जितना मैक्सिमम आगे जा सकता है उसका प्रयास करता है। जब खिलाड़ी कूदता है तो उसका जो पैर के निशान है उससे हम डिस्टेंस को नापते हैं। नॉर्मली इस तरह के टेस्ट में हम 3 उनको चांस देते हैं। जो उनका बेस्ट चांस होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जब जो दूसरा टेस्ट है ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट, एक ग्रिप स्ट्रेंथ का छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें हम जब प्रेशर देते हैं तो हमको वो प्रेशर के बारे में बताता है। तो ये बेसिकली हैंड ग्रिप टेस्ट होता है। इसके अलावा हम बैक का स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो बैक स्ट्रेंथ टेस्ट भी इसी तरह आयोजित किया जाता है। ये भी हमें मदद करता है कि खिलाड़ी की स्ट्रेंथ की क्या कंडीशन है। खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी को परखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित जो टेस्ट है वो सिट एंड रीच टेस्ट है। सिट एंड रीच में हम खिलाड़ी की ट्रंक की फ्लेक्सिबिलिटी को नापते हैं। लेकिन आजकल अलग अलग टेस्ट भी इसमें आ गए हैं। इसमें वायर टेस्ट और स्टार टेस्ट भी बहुत प्रचलित है।
इन दोनों के माध्यम से भी खिलाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है। खिलाड़ी की एजिलिटी को नापने के लिए इलिनॉइसिस एक टेस्ट है जो कि बहुत प्रचलित है। इसके माध्यम से जिगजैग कंडीशन में, ट्विस्टिंग और टर्निंग की कंडीशन में खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्म करता है, इसको हम जांचते हैं। एजिलिटी कई सारे खेलों में, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत सारे टेस्टिंग होती है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की पूरी टेस्टिंग करते हैं। ये भी खिलाड़ियों को परखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर खेल के अलग अलग पैरामीटर होते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल प्लेयर के लिए टेस्टिंग अलग है, हॉकी के लिए अलग है, फुटबॉल के लिए अलग है। तो हर गेम के स्किल टेस्ट बनाए गए हैं। इन टेस्टों के माध्यम से उस पर्टिकुलर गेम की सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये देखा जाता है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम इस कैप्शन में दे रहे हैं। जब हम खिलाड़ी को फिजिकल टेस्टिंग कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर लेते हैं, मेंटल टेस्टिंग कर लेते हैं, तो अब ये बात आती है कि इन खिलाड़ियों को जब लेने की बात आती है तो जो बड़ा एक पार्ट आता है वो कि उनका जनरल मेडिकल टेस्ट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरल मेडिकल जो टेस्ट है वो हमको बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन देता है। जब हम खिलाड़ी में इतना सारा कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो ये जो जनरल मेडिकल टेस्ट है, इसमें आई टेस्ट है, उनके ब्लड टेस्ट हैं, ये सब चीज़ें शामिल होते हैं। उनकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो खिलाड़ी मेडिकली फिट होता है तो फिर हम मेरिट के आधार पर खिलाड़ी को प्रतिभा चयन में शामिल करते हैं। जो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो हर एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स की बात करें तो ये एक रीड है। अगर हम किसी को टैलेंट को सही समय पर सही खेल के लिए और सही अप्रोच के साथ पहचान में लेकर आते हैं तो निश्चित ही उसमें सफलता की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। अगर हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कोई पेड़ कितना बड़ा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसी जो कोई खिलाड़ी कितना बड़ा बनेगा ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से नर्चर किया जा रहा है। प्रतिभा की पहचान एक अलग पार्ट है और उसको नर्चर करना दूसरी बात है। प्रतिभा चयन के बाद उनको नर्चर करने के लिए भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और ये चूँकि एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। कोई खिलाड़ी अलग अलग लेवल पे कई बार शारीरिक कारणों से, कई बार मानसिक कारणों से, कई बार सोशल कारणों से उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम प्रतिभा चयन प्रोग्राम को साइंटिफिक तरीके से करते हैं और ऐसे खिलाड़ी की चयन करते हैं जो न केवल फिजिकली फिट हो बल्कि मेंटली और मेडिकली भी फिट हो, तो वो निश्चित ही एक सफलता का द्योतक होता है। हर खेल की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हर खेल के हिसाब से खिलाड़ी को चयन करने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगर ये सही दिशा में साइंटिफिक तरीके से किया जाता है तो इसके बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा देश जो है इमर्जिंग स्पोर्ट्स की एक शक्ति है। हमारे देश में खेलों का एक बड़ा माहौल बड़ा है। अब हमारे खेल न केवल ग्रास रूट से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी पदक ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स में, पिछले ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। और उसका बड़ा रीज़न ये है कि पूरे देश में एक माहौल बना है खेल के लिए और लोग खेलों को समझने लगे हैं। खेल अब ना केवल दमखम का खेल है बल्कि इसमें बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व हो गया है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें प्रतिभा चयन भी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर हम करते हैं और हम सही खिलाड़ी को सही समय पर सही खेल के लिए चयनित करते हैं तो उससे सफलता निश्चित हो जाती है। और इसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। इन एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेकर हम अपने प्रतिभा चयन कार्यक्रम को साइंटिफिक बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि 30 मीटर डैश और बीप टेस्ट जैसे मानकीकृत शारीरिक परीक्षण और मेडिकल जांच प्रतिभा चयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। जो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है ये जो पूरी प्रक्रिया है पूरे देश में वैसे भी हमारे जो खेलो इंडिया स्कीम है उसके तहत काफ़ी लेवल पे चल रही है। खेलो इंडिया के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं आजकल, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी स्टार्ट हुए हैं। अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार भी लगातार खेलों के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। हमारे पास 18 खेलों में राज्य खेल अकादमियां हैं और इनमें हम लगभग 1000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं। इन खिलाड़ियों के लिए भी हम हर साल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का आयोजन करते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की डेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो कब इन अकेडमी से जुड़े और अपना भविष्य निर्धारित करें। राज्य सरकार की जो अकादमियां हैं वो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, महेश्वर में स्थित हैं। इन अकादमियों में लगभग 1000 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रशिक्षित कोचेस हैं जो कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कराते हैं। ऐसे ही खेलो इंडिया जो स्कीम है उसमें अलग अलग खेलो इंडिया सेंटर संचालित हो रहे हैं जो पूरे देश भर में चल रहे हैं। खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर और खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर, इन सेंटर्स के माध्यम से भी हम खिलाड़ियों के प्रतिभा चयन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये जो कार्यक्रम है इसमें हम अच्छे खिलाड़ी की पहचान करते हैं, उनको मौका देते हैं और उनको एक ओलंपिक लेवल का स्टार खिलाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने बताया कि 8 से 16 साल की उम्र इसके लिए गोल्डन आयु मानी जाती है। जो खिलाड़ी प्रतिभा रखते हैं वो अगर किसी खेल में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं तो ये इन अकेडमीज के माध्यम से, खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के माध्यम से उनको एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिल सकता है जो कि उनके भविष्य में काफ़ी काम आएगा। प्रतिभा चयन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हम एक मौका दें और वो मौका उनके लाइफ का मौका बन जाए। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हमारी अकेडमी से भी जुड़े हैं। मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम लेना चाहता हूं जो एक बहुत साधारण रूप से प्रतिभा चयन कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे और आज ये विश्व मानचित्र पर एक उभरते हुए सितारे के रूप में है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो हॉकी के खिलाड़ी हैं विवेक सागर प्रसाद, एक बहुत ही छोटे से प्रतिभा चयन कार्यक्रम के तहत ये इटारसी से भोपाल आए थे और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये जो खिलाड़ी है इसने 2 बार ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी है और बहुत सारे खिलाड़ियों के रोल मॉडल बन गया है। हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो ऐसे ही खरगोन जैसे छोटे से इलाके से हमारे पास ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर आए थे जो कि शूटिंग 50 मीटर 3 राइफल के खिलाड़ी हैं। ये भी अभी तक 2 ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और लगातार विश्व के चोटी के खिलाड़ियों में बने हुए हैं। तो अब भविष्य में देखेंगे कि ये खिलाड़ी भी आपको ओलंपिक्स जैसे बड़े स्तर पर मेडल लेते हुए देखने को मिलेगा। वैसे ये खिलाड़ी है जो बहुत ही इमर्जिंग टैलेंट है पोल वॉल्ट में, इनका नाम है देव मीणा। ये एक बहुत ही सुदूर अंचल जो कि देवास के पास से आते हैं और इन्होंने भी अपनी प्रतिभा के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया अगर खिलाड़ी को सही मौका मिले, उसकी सही पहचान हो तो वो एक बहुत ही डायनेमिक खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। देवमीना ने कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाया था और अब उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड सीनियर का भी बना दिया है। देवमीना पोल वॉल्टर हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी ओलंपिक्स में एक चमकते सितारे के रूप में दिखेंगे। ऐसे ही एक और खिलाड़ी है जिनका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जो कि मध्य प्रदेश से ही है। इनका नाम है समरदीप सिंह। ये शॉटपुट में एक उभरता हुआ नाम है। अभी समरदीप 21 साल के हैं और 150 किलोग्राम भार वर्ग के हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकेडमी के टैलेंट सर्च में पार्टिसिपेट करा था। इनको कोचेस ने देखा, इनकी प्रतिभा को देखा और आज ये इंडिया नंबर 1 है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए नए आयाम देते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तब संभव हो पाई जब खिलाड़ी को एक सही समय पर पहचान मिली और ये प्रतिभा चयन कार्यक्रम के माध्यम से ही संभव हुआ है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्रतिभा की पहचान के बाद खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से उसे पोषित करना भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने के लिए आवश्यक है। इस पूरे कोर्स से हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। पहली, खेल प्रतिभा की पहचान अनुमान पर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरी, खिलाड़ी का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर उम्र में सही प्रकार की ट्रेनिंग देना आवश्यक है, जैसा कि LTAD मॉडल में बताया गया है। तीसरी, एक खिलाड़ी का चयन केवल शारीरिक क्षमताओं पर नहीं बल्कि खेल विशिष्ट कौशल, मनोवैज्ञानिक मजबूती और मेडिकल फिटनेस के समग्र मूल्यांकन पर निर्भर करता है। चौथी, FTEM और टैलेंट ट्रांसफर जैसे वैश्विक मॉडल हमें खिलाड़ी के विकास के पथ को बेहतर ढंग से समझने
और उन्हें सही दिशा देने में मदद करते हैं। और अंत में भारत में प्रतिभा को पहचानने के बाद उसे सही पोषण और अवसर देना ही सफलता की कुंजी है। आशा है ये जो स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि खिलाड़ियों, कोचेस और जितने भी लोग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कोर्स को करने के बाद कुछ प्रश्नोत्तरी आपके सामने आएंगी, उसको आप अगर पूर्ण करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके भविष्य में काम आए।